नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि स्वर संधि क्या होती है। दोस्तों, आपने संधि के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे जगह पे आपने संधि को पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं आपको जो संधि को सरलतम रूप से समझाने जा रहा हूं, वो शायद आपने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं होगा। मैं आपको बहुत ही आसानी से बतला दूंगा कि संधि किस प्रकार से आसानी से हम पहचान सकते हैं, संधि के कौन-कौन से भेद होते हैं, स्वर संधि के कौन-कौन से भेद होते हैं उनको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि संधि होती क्या है। तो संधि क्या होती है कि संधि शब्द जो होता है वह दो वर्णों से मिलकर के बना होता है, दो शब्दों से मिलकर के या दो वर्णों से मिलकर के बना होता है, सम धन धी, जिसका तात्पर्य होता है मिलना। संस्कृत की व्याकरण में जब हम इसकी बात करें, संस्कृत व्याकरण में, तो व्याकरण में संधि जो होती है वह बहुत ही पुरानी परंपरा होती है तथा संस्कृत भाषा को यदि कोई व्यक्ति अच्छे से जानना चाहता है तो उसको व्याकरण पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और व्याकरण का जो आधार होता है वह सबसे पहले होता है संधि, क्योंकि शब्दों की रचना करना ही हमें संधि सिखलाती है। शब्द रचना यदि हम किसी से कर सकते हैं तो वो होती है सबसे पहले कि संधि। तो संधि क्या होती है? तो संधि की जो सामान्यतः परिभाषा होती है वह होती है कि दो वर्णों से मिलकर के या दो वर्णों से मिलकर के जो शब्दों का निर्माण करती है वह संधि कहलाती है। एक सरल भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये जो हम जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यदि आप चाहें तो उस पीडीएफ को लिंक के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब संधि में क्या होता है, संधि में मुख्यतः क्या होते हैं? तो हम देखते हैं कि संधि में मुख्यतः दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद तथा दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद के विषय में आप समझते रहे होंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद आखिर होते क्या। तो देखिए, जब भी हम संधि को दो भागों में विभाजित करते हैं या संधि से हम दो भागों में उसका संधि विच्छेद हम कर देते हैं किसी भी शब्द का, तो एक शब्द होता है जो धन के पूर्व वाले हिस्से में होता है, दूसरा जो हिस्सा होता है वह धन के उत्तर वाले हिस्से में होता है। तो इस प्रकार से दो पद संधि में होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो आप ध्यान रखिएगा कि संधि जब भी होती है, जहां भी होती है, वह कहां कहां होती है? वह पूर्व पद के अंतिम वर्ण में तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में संधि हमेशा होती है। संधि की परिभाषा देखिए किस प्रकार से इन्होंने कहा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वह दो वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो वह दो वर्ण होते हैं पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण। इन दोनों वर्णों के बीच में ये जो दोनों वर्ण होते हैं वह जब आपस में मिलते हैं तो दोनों ही संधि का निर्माण करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द बनाते हैं, और वही शब्द संधि का निर्माण भी करता है। तथा जब संधि को हम अलग अलग कर देते हैं तो वह कहलाता है संधि विच्छेद। यह आपको भली भांति ज्ञात हो जाना चाहिए। तो हमें इस बात से समझ जाएंगे कि संधि जो होती है वह क्या होती है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तथा पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के बीच सदैव संधि होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, संधि के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं। संधि जो होती है वह तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है तीन प्रकार की। कौन कौन सी संधि होती है? एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जिस प्रकार से हम सबसे पहले आज पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है पढ़ने का कि स्वर संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि में किन किन वर्णों का सम्मेलन होता है, वह सब हम आज इस माध्यम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। जिस प्रकार से हमने संधि की परिभाषा पढ़ी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, उसी प्रकार से स्वर संधि की परिभाषा भी उससे मिलती जुलती होती है कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। या एक सरल भाषा में इसको हम यह भी कह सकते हैं कि दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर तो आपने पढ़ लिया, इसलिए अब हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि संस्कृत में मुख्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा में स्वर जो होते हैं वह 9 प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो वह होते हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? स्वर होते हैं 9 प्रकार के। सबसे पहले देखिए हम एक आ। अब वो स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर जो होते हैं वह होते हैं आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार से 9 प्रकार के संस्कृत भाषा में स्वर होते हैं। और जब हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर संधि के अंतर्गत
पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी इनों में से ही कोई होना चाहिए, तभी जाकर के स्वर संधि होती है। अब देखिए बात आती है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो होती है वह 6 प्रकार की होती है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, फिर आती है गुण संधि, फिर इसके बाद हम बताते हैं आपको, फिर आती है वृद्धि संधि, फिर यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, एक और होती है पर रूप संधि। लेकिन पर रूप संधि का उपयोग बहुत ही कम होने के कारण उसको स्वर संधि के भागों से किंचित समय के लिए पृथक कर दिया जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि आखिर क्या होती है। तो दीर्घ संधि जो होती है वह क्या होती है, सबसे पहले उसकी परिभाषा देखिए। दीर्घ संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि जब पूर्व पद के दीर्घ, देखिए दीर्घ शब्द जो है उसका तात्पर्य ही होता है बड़ा। दीर्घ शब्द का तात्पर्य होता है बड़ा। तो दीर्घ संधि होती क्या है आखिर? तो देखिए दीर्घ संधि जो है उसकी परिभाषा यह लिखी हुई है कि जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, किसके वर्ण में? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में आ, ई, उ या समान स्वर होते हैं, तो दोनों स्वरों को मिलाकर के जो दीर्घ स्वर बनता है वही दीर्घ संधि कहलाती है। देखिए संस्कृत व्याकरण में इसका एक सूत्र निर्धारित किया गया है कि अकः सवर्णे दीर्घ। जब सवर्ण दीर्घ होगा, सवर्ण दीर्घ अर्थात एक समान, अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री और री। इन 5 वर्ण में से पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के अंत में, प्रथम वर्ण में जब समान स्वर होते हैं तो वे समान स्वर मिलकर के जब दीर्घ हो जाते हैं तो वही दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे स्ट्रक्चर में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, देखिए जरा। जैसे अकः सवर्णे दीर्घा, यह इसका सूत्र है। इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है भाई, बड़ा आ इनके बीच में होता है, बड़ी ई होती है या बड़ा ऊ होता है। ये 3 अक्षर, या री भी होता है और री भी हो सकता है। तो ये जब 3 अक्षर जब शब्द के बीच में मुख्यतः दीर्घ हमें दिखाई देते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, तब वहां दीर्घ संधि को पहचानना चाहिए। अब देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि जैसे पूर्व पद के अंत में, जब पूर्व पद के अंत में छोटा आ होगा या और उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में भी छोटा आ होता है, तब दोनों को मिलाकर के जो अक्षर होता है वह होता है बड़ा आ। पूर्व पद के अंत में छोटा आ होगा, उत्तर पद के शुरू में बड़ा आ होगा तो भी बड़ा आ ही होगा। पूर्व पद के अंत में बड़ा आ होगा, उत्तर पद के अंत में छोटा आ, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में छोटा आ होगा तो भी बड़ा आ होगा। और दोनों ही तरफ पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भी जब आ और आ होगा, दोनों ही दीर्घ आ होंगे, तब भी दीर्घ आ ही होता है। सेम ऐसी ही स्थिति यहाँ पर होती है ई वाले हिस्से में और ऊ वाले हिस्से में भी ऐसी ही स्थिति होती है। यही स्ट्रक्चर उसका होता है। अब देखिए उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से दीर्घ संधि कार्य करती थी। देखिए उदाहरण इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिए हैं, जैसे पुस्तकालय। अब देखिए पुस्तक के अंत में, देखिए पुस्तक के अंत में कौन सा आ है? छोटा आ है, और आलय के शुरू में बड़ा आ है। तो आ और आ मिलकर के दोनों ही दीर्घ हो जाते हैं तो बन जाता है बड़ा आ बराबर पुस्तकालय हो जाता है। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा कि समान स्वर होना अत्यंत आवश्यक है। यदि समान स्वर नहीं होंगे, यदि समान स्वर नहीं होंगे तो वहां पर दीर्घ संधि नहीं होगी, वहां दीर्घ संधि नहीं होगी, वहां कोई और संधि होगी लेकिन वहां दीर्घ संधि नहीं होती है। दूसरा है देखिए विद्या धन आलय। देखिए विद्या धन आलय, विद्या धन आलय बराबर विद्या। अब देखिए विद्या में क्या दिया हुआ है? बड़ा आ दिया हुआ है, और आलय के शुरुआत में भी इन्होंने क्या दिया हुआ है? बड़ा आ दिया हुआ। आलय के शुरुआत में भी इन्होंने क्या दिया हुआ है? बड़ा आ दिया हुआ है। तो आ और आ मिलकर के जो अक्षर बनता है वह बनता है बड़ा आ। तो देखिए क्या बन गया? विद्यालय बन गया। अब देखिए तीसरा है गिरी धन ईश। गिरी में देखिए छोटी ई है, धन इधर बड़ी ई है। ई और ई मिलकर के क्या होगा? दोनों मिलाकर के बड़ी ई अंतर हो जाता है तो बन जाता है गिरिधन ईश बराबर गिरीशाह। सेम भानुधन उदय। देखिए यहां भी समान स्वर है, भानु में ऊ है और उदय में भी ऊ है। तो ऊ और ऊ मिलकर के जो स्वर बनते हैं वह कौन से हो जाते हैं? वे बड़े स्वर हो जाते हैं तो बन जाता है भानुदया।
रवि धन इंद्रः, रवि धन इंद्र। तो रवि में देखिए क्या है, रवि में है छोटी ई और इंद्र में भी क्या है, छोटी ई। तो ई और ई मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है। ई और ई मिलकर हो जाता है बड़ी ई, बन जाता है रविंद्रः। बधूत्सवः, देखिए बधू में क्या है, छोटा ऊ है, उत्सव में भी छोटा ऊ है, बराबर बन जाता है बड़ा ऊ। तो बन जाता है क्या, वधूत्सवः।